हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लीगल अमीगोस। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग हमारी लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारा आज का टॉपिक है हाई कोर्ट। और इसके पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर ये सब पढ़ चुके हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार सुप्रीम कोर्ट की वीडियो देख लीजिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिलेटेबल ही है। और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप दोनों वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की वीडियो वाली लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट से। चलिए, अब तो हमारे पहले आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 214, जो कि बताता है हाई कोर्ट फॉर स्टेट। मतलब हर देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, बल्कि इसका ये मतलब है कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ऐसे भी स्टेट्स हैं जैसे दो स्टेट्स का एक कंबाइंड हाई कोर्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब दिल्ली दिल्ली जो है सिर्फ एक ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। अब आते हैं आर्टिकल 215 पे। तो हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और उसके पास पावर्स हैं, जैसे कि वो किसी को भी पनिश कर सकते हैं फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो हाई कोर्ट उस इंसान को पनिश कर सकता है। नाउ आर्टिकल 216, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। तो हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होने चाहिए और बाकी जजेस होने चाहिए। अब ये इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जब भी प्रेसिडेंट को जरूरत लगती है जजेस अपॉइंट करने की, या फिर चीफ जस्टिस नहीं होते हैं हाई कोर्ट में, तो वो चीफ जस्टिस जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 217 की, जहाँ पे दिया गया है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और बाकी किसी भी जज की अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को क्या है, चीफ जस्टिस से और गवर्नर से क्या है, कंसेंट लेनी पड़ती है। मतलब उनको कंसल्ट करना पड़ता है। और कोई भी जज है वो कब तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? 62 ईयर्स तक वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार हाई कोर्ट में बना दिया तो आपको बने ही रहना है 62 ईयर्स तक, बल्कि कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आप अपने ऑफिस से रिमूव किए जा सकते हैं या आप अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं। तो पहला है कि जज जो है वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। ये जो उनका रेजिग्नेशन होता है वो एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट को। और जो जज होते हैं उनको उनके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है। अब ये रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो ये जो प्रोविजन है ये सेम वही प्रोविजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के केस में होता है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को भी आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग रिमूव किया जा सकता है। और सेम है हाई कोर्ट का। तो ये जो मैंने प्रोविजन है ये अच्छे से सुप्रीम कोर्ट की वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली ये जो प्रोविजन है ये इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। तो कैसे कैसे इम्पीचमेंट होता है वो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब जो जैसे कि किसी जज को अगर मान लीजिए कहीं पे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया या किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, तो उस टाइम पे भी क्या है, उनकी जो पोजीशन होती है वो वेकेट हो जाती है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट जजेस की क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहला तो ये है कि उनको क्या है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उनके पास सिटीजनशिप ना भी हो इंडिया की, सॉरी वो भले ही बॉर्न ना हो इंडिया में, बट उनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की। उसके अलावा वो कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हो, जुडिशियल ऑफिस 10 ईयर्स से, या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट हो फॉर 10 ईयर्स। अब अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है हाई कोर्ट के जज की एज को लेके, तो वो जो क्वेश्चन होता है वो कौन सॉल्व करता है? प्रेसिडेंट सॉल्व करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। अब देखिए, जो इनका रिमूवल है, ये क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सब सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस का सेम ही होता है। अब आता है आर्टिकल 219, जहाँ पे दिया गया है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के जज बनने से पहले हर एक जज को गवर्नर के सामने ओथ लेनी पड़ती है, यानी कि शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, जो कि शेड्यूल 3 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 220 की,
जहाँ पे दिया गया है रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। मतलब ये है कि अगर आप एक बार हाई कोर्ट के जज बन गए तो आप किसी और कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई दूसरा हाई कोर्ट। अब आता है आर्टिकल 221 जहाँ पे सैलरीज वगैरह सैलरीज एक्सेट्रा जजेस डिफाइंड है। तो हर एक जज को जो भी सैलरीज डिटरमाइन पे की जाएगी वो कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, और ये स्पेसिफाइड है सेकेंड शेड्यूल में। अब अगर कोई भी जज अपॉइंट हो गए तो उनके अपॉइंट होने के बाद उनकी कोई भी अलाउंसेस सैलरी या कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, वो उतना ही रहेगा जितना एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उनको बताया गया था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते आफ्टर द अपॉइंटमेंट। अब बात करते हैं आर्टिकल 222 की, जहाँ पे दिया गया है ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्या है कि ये जो ट्रांसफर है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि पनिशमेंट के तौर पे या फिर किसी के फेवर के तौर पे। तो 1994 में ये बोला गया था कि जो ये जजेस का ट्रांसफर होगा वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो जुडिशियल रिव्यू होगा। तो 1998 में एक केस आया था जिसके बाद बोला गया था कि चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन इसमें जरूरी है। किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन लेना जरूरी है, और ये जो प्रोविजन है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब आते हैं आर्टिकल 223 पे, जहां में बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। मान लीजिए किसी चीफ जस्टिस का ऑफिस वेकेंट है या उनकी कोई कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हाई कोर्ट का ही कोई जज जो है चीफ जस्टिस की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, और उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 224 पे, जहां पे बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। इसमें ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी हाई कोर्ट के जज हैं जो कि मतलब किसी भी रीजन से जो है अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं या किसी की सीट वेकेट है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी और जज को, किसी एक क्वालिफाइड इंसान को जो कि इतना क्वालिफाइड हो कि वो एडिशनल जज की ड्यूटी परफॉर्म कर सके, उनको अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। और इनका जो एक्टिंग जज का जो पीरियड होगा वो 2 इयर्स से ज्यादा नहीं क्रॉस करना चाहिए, बिकॉज ये एक टेम्पररी चीज होगी, ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट होगा। और अगर किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी भी रीजन से एब्सेंस है, उनके लिए भी ये सेम प्रोसीजर जो है अप्लाई किया जा सकता है। उसके अलावा ये अगर और उनकी भी जो एज है वो 62 ईयर्स से ज्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान ड्यूली क्वालिफाइड है, एक्टिंग जज बन सकता है, लेकिन वो 62 ईयर्स से ज्यादा है, तो उनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, हाई कोर्ट का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है काम का, तो इस वजह से भी एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। या फिर आपको और लोग चाहिए जो कि इम्पार्शियल है, या फिर जो कुछ जो जजेस हैं काफी सारे जजेस एक ही टाइम पे एब्सेंट है, तो उस केस में जो है एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उनकी भी जो एज है वो 62 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 222 सॉरी 224 ए, जिसमें कि दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट। इसमें ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर कंसेंट, मतलब पहले से कंसेंट लेके प्रेसिडेंट से किसी ऐसे जज को अपॉइंट कर सकते हैं, किसी रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। और क्या है कि लेकिन उनकी जज जो उनकी मर्जी होनी चाहिए, जो रिटायर्ड जज है उनकी मर्जी होनी चाहिए, उनकी कंसेंट होनी चाहिए कि वो एज अ जज जो है सीट पे बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते हैं। उनकी जो अलाउंसेस होंगी और जो भी होंगी वो सब बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट होंगी, और ये सब क्या है, उनके पास पूरा जुरिस्डिक्शन होगा, पावर होगा, उनके पास सारे प्रिविलेजेस होंगे
और जैसे कि एक हाई कोर्ट जज के पास रहते हैं। अब आर्टिकल 225 में बात करी गई है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। तो इसमें ये है कि जितने भी जैसे एक स्टेट का जो भी हाई कोर्ट है उसके अंदर जितनी भी टेरिटरी आ रही है, जो भी स्टेट्स आ रहे हैं, अगर मान लीजिए दो स्टेट्स का क्लब करके एक हाई कोर्ट बनाया गया है और उनके अंडर जितने भी जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स आ रहे हैं, वो सब क्या है हाई कोर्ट के अंदर ही आएंगे, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही आएंगे। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 226 पे, जो बात करता है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ब्रॉडर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स तभी इशू कर सकते हैं जब किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट्स किसी भी केस में इशू कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास भी वही 5 रिट्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होती है: हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्चराई। तो ये सारी जो है रिट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की। अब बात करते हैं आर्टिकल 227 की, जहां पे दिया गया है पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंट ओवर ऑल द कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट। अभी हमने बात करी थी कि हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो सारे कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स आती हैं जो कि उनकी टेरिटरी के उसके जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट है उनकी टेरिटरी के अंदर जितने भी ट्राइब्यूनल्स कोर्ट्स आ रहे हैं वो सब जो है हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। इसमें भी वही बोला गया है कि जो सारे ट्राइब्यूनल्स कोर्ट जो कि हाई कोर्ट की टेरिटरी में आते हैं उन सब पे हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस होता है और वहां पे जो है हाई कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। अब वो हाई कोर्ट उन लोगों से जनरली क्या क्या चीजें जो है मांग सकता है, दैट इज कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम सच कोर्ट्स। उनके लिए कोई जनरल रूल या प्रिस्क्राइब फॉर्म्स इशू कर सकता है, जो कि मतलब कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो कैसे चलेंगी, क्या प्रैक्टिस होगी, उन सब के रिगार्ड में। प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच बुक्स, एंट्रीज एंड अकाउंट शेल बी केप्ट बाय द ऑफिसर्स ऑफ एनी सच कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म बना सकता है कि जो भी बुक्स है, एंट्रीज है, अकाउंट्स है, वो सब किस फॉर्म में कोट करी जाएंगी या किस फॉर्म में रखी जाएंगी। लेकिन इन सारी पावर्स का ये मतलब नहीं होता है कि जितने भी कोर्ट आर्म फोर्सेस के अंदर बने हैं आप उनको वायलेट कर रहे हो। अब बात आती है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया था, जहां पे था ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू सुप्रीम कोर्ट, जहां पे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केसेस ट्रांसफर होते थे। और यहाँ पे है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफर कब होते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा केस है सबॉर्डिनेट केस के कोर्ट के पास जिसमें कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, तो ऐसे केसेस हाई कोर्ट को ट्रांसफर किए जाते हैं। अब इसमें हाई कोर्ट दो काम कर सकता है, या तो वो खुद ही वो केस डिसाइड कर दे, या फिर वो ऐसा कुछ करे, ऐसा कोई गाइडलाइंस इशू करे कि उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो अपना डिसीजन दे। अब बात करते हैं आर्टिकल 229 की। इसमें ये दिया गया है कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ही अपॉइंट करते हैं विद द कंसेंट ऑफ गवर्नर। और जो भी एसपी होते हैं उनके कंसेंट के बाद उनको अपॉइंट करते हैं। और इनकी जो सैलरीज होती है या जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से क्या है, कंसोलिडेटेड फंड से जो है दिए जाते हैं इनकी सैलरीज वगैरह। हाँ, तो इनका जो एक्सपेंसेस और सैलरीज होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से जो है उनको दी जाती है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। सॉरी, ये मैंने मिस्टेक से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोल दिया था। इसके बाद जो है आर्टिकल 230 वो ये बताता है कि जो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती है, हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वो यूनियन टेरिटरीज तक भी एक्सटेंड करती है। आर्टिकल 231 में यही बताया गया है कि जो हाई मतलब ये एक प्रोविजन है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की जो हमारी वीडियो सीरीज है इनके अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके डिटेल नोट्स ले सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
थैंक यू।